जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग आधुनिक इतिहास में नए चैप्टर पढ़ेंगे और जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको कांग्रेस से पहले जितने भी स्थापित राजनीतिक संगठन थी उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, बताया भी था। आज हम लोग एक नए चैप्टर कांग्रेस के साथ आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना समय बर्बाद किए हुए आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कांग्रेस से संबंधित 5-6 क्लास होगा। शुरुआती के जो 3 क्लास होंगे उसमें हम आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताएंगे। कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष एक जगह एकत्रित होकर के अधिवेशन किया करते थे, सम्मेलन किया करते थे। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो शुरुआती के जो 2-3 क्लास होंगे उसमें हम आपको अधिवेशन के बताएंगे, अधिवेशन के बारे में। और उसके बाद आने वाली जो 2-3 क्लास होंगे उसमें हम लोग कांग्रेस के प्रथम चरण जो उदारवादी युग हुआ, उदारवादी चरण कहलाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा चरण जो उग्रवादी मतलब गरम दल, नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से 4-5 क्लास में आपका कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे। 8-10 क्लास में गांधी युग समाप्त हो जाएगा। 2 मुख्य रूप से चैप्टर बचे हुए हैं, कांग्रेस और गांधी युग। 2 चैप्टर के बाद आपका आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों कांग्रेस को शुरू करते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, आप यहां से समझिए। चलिए इससे भी पहले से आपको हम समझाते हैं। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, मतलब भारत धन दौलत से आर्थिक रूप से अंग्रेजों के शासन से पहले भारत उन्नति की तरफ था, मतलब अपने ऊपर आश्रित था। ये भारत अपने आप में समृद्धशाली राज्य कहा जाता था। याद कीजिए अलीवर्दी खां के शासन काल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो अलीवर्दी खां के शासन काल के समय बंगाल अपने आप में समृद्धशाली था। ये किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं हुआ करता था अपना देश भारत। जैसे ही अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे कब्जा जमाया, आया था तो वो व्यापारी व्यापार करके, और जैसे ही यहाँ पर उसने अपना कब्जा जमाया, यहाँ के लोगों को अपने अधीन किया, उसने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, तो अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से यहाँ से धन निष्कासित होकर के इंग्लैंड जाने लगा। मतलब अंग्रेजों ने देश को लूटने का काम चालू किया। वो तो था व्यापारी, व्यापारी को चाहिए मुनाफा, और मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले यहाँ की कृषि व्यवस्था को चौपट किया। जिस देश में कभी धन मतलब धन की खेती होती थी, धन बरसते थे, यहाँ की धरती से कभी सोने की खेती होती थी। सोने कहने का मतलब धान की खेती होती थी, मकई की खेती होती थी, आलू की खेती होती थी, है ना, खाने पीने की वस्तु की खेती होती थी, मसाला की खेती होती थी। और अंग्रेजों ने यहाँ की कृषि व्यवस्था को चौपट करके यहाँ के लोगों से जबरन नील की खेती करवाया, नील की खेती करवाया, अफीम की खेती करवाया, चरस की खेती करवाया, कपास सूती वस्त्र उत्पादन के लिए कपास की खेती करवाया। और जब ये सब चीज की खेती होने लगी तो यहाँ की भूमि बंजर होने लगी, जमीन बंजर होने लगी, और इसके वजह से यहाँ की उपजाऊ क्षमता यहाँ की भूमि की कम हो गई। और उसके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से यहाँ से धन निष्कासित होकर के ब्रिटेन जाने लगा। और अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश में धीरे धीरे बेरोजगारी छाने लगी, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई, मतलब कंगाली की तरफ अपना देश भारत जाने लगा। तब जाकर के कई सारे उग्र आंदोलन हुए अंग्रेजों के असंतोष के खिलाफ यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और जब 1857 का क्रांति हुआ तो 1857 का क्रांति अपने आप में एक बहुत ही उग्र प्रारूप मतलब धारण किया था। और जब 1857 की क्रांति के बारे में अंग्रेजों का कहना था कि अगर भारतीय राजा महाराजा और यहाँ के जमींदार अंग्रेजों का साथ न दिए होते 1857 की क्रांति में, तो उसी समय अंग्रेज भारत छोड़ करके लंदन चला गया होता, ब्रिटेन चला गया होता। लेकिन यहाँ के राजा महाराजों ने, यहाँ के जमींदारों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। एक ये भी कारण थी कि 1857 की क्रांति असफल रही। तो जब 1857 की क्रांति असफल हो गई, अंग्रेजों ने दमनता पूर्वक इसको कुचल दिया, दबा दिया,
तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में ये डर था, ये भय था कि फिर से यहाँ के लोगों ने, फिर से कहीं यहाँ के लोगों के द्वारा एक विद्रोह न कहीं हो जाए। यहाँ के लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना फैली हुई है, ये असंतोष की भावना जो है फिर से कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण न कर ले। इसी उग्र रूप को दबाने के लिए अंग्रेजों को पहले से भनक लग गया था कि 1857 की क्रांति को हमने दबाया है, तो आगे चलकर इस क्रांति से भी बड़ा क्रांति होने वाला है। कहीं इस क्रांति से भी बड़ा क्रांति उग्र रूप धारण न कर ले, जन्म न ले ले। इसी को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना किया। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे एक ICS, रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। ये अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे और ये क्या थे? रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। और यही जो है डफरिन को समझाया था, मतलब उस समय भारत में डफरिन वायसराय हुआ करता था। डफरिन को समझाया था कि हम जो है कांग्रेस की स्थापना करने जा रहे हैं, और कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे इसका उद्देश्य ये था A.O. ह्यूम का कि भारतीय के मन में क्या विचार चल रहा है, भारतीय की अंग्रेजों से क्या उपेक्षा है, ये बात जानकारी लेने के लिए कांग्रेस, ये बात की जानकारी एकत्रित करने के लिए अंग्रेजों को एक संगठन की आवश्यकता थी कि भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या विचारधारा है, भारतीय लोग अंग्रेजों से चाहते क्या है। तो ये सब जानकारी एकत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने एक संगठन को जन्म दिया। वो संगठन जो है आपका कांग्रेस कहलाया। मतलब अंग्रेज A.O. ह्यूम ये सोच करके कांग्रेस की स्थापना किया था कि कांग्रेस हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे, एक ऐसा संगठन को भारत में हम जन्म देंगे, और उस संगठन के जरिए जो है यहाँ के लोगों के मन में जो चल रही विचारधारा, अंग्रेजों से चल रही उपेक्षाएं, इसको जो है हम जान सके। तो आइए अब यहाँ से हम कांग्रेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो A.O. ह्यूम जो है ये अंग्रेज एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, और कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और कांग्रेस जो है एक अमेरिकी शब्द है, अमेरिकी शब्द है। कांग्रेस कैसी शब्द है? अमेरिकी शब्द है। और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लोगों का समूह, लोगों का समूह। ये सब एकदम छोटी छोटी बात है, ये सबको आप बिल्कुल ध्यान देते चलना है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये एक अमेरिकी शब्द है, ये जो है लोगों का समूह है। यहां तक आप समझ गए होंगे। कांग्रेस शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस जो शब्द है, इस शब्द का जो है दोस्तों प्रथम प्रयोग कांग्रेस शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस से पहले जब 1885 में इस संगठन बना, तो इससे पहले जो है 1883 में इस संगठन का नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में इस संगठन का नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में इसका नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। उसके बाद 1884 में इसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन कर दिया गया। इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। मतलब 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। उसके बाद 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, इसी का नाम बदल करके कर दिया गया, और यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदल करके इसी संगठन को जो है कांग्रेस में बदल दिया गया 1885 में। यानी कि कह सकते हैं जो कांग्रेस संगठन है उसका पहला नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, और उसी को बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन, मतलब कांग्रेस संगठन है उसका इससे पूर्ववर्ती नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। और इंडियन नेशनल यूनियन को ही जो है आगे चल करके कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया गया। कांग्रेस में दोस्तों परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो या ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कांग्रेस का जो है मूल नाम, मूलतः जो नाम है, यानी कि कांग्रेस का जो है मूल नाम
क्या हुआ करता था? इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब कांग्रेस का जो मूल नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम से आपको समझा रहे हैं, इतना प्यार से बता रहे हैं, बिंदु बाई बिंदु तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों को विनम्र निवेदन है, उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके हमें भी क्या कर दीजिए? सपोर्ट कर दीजिए। आप ही लोग से हमें उम्मीद है। ठीक, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। 28 दिसंबर 1885 को, इसको डेट के साथ याद रखेंगे कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब ए.ओ. ह्यूम ये तो आईसीएस अधिकारी थे, ये भी बता दिए। और इनका पूरा नाम जो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन, इसका पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, ऑक्टेवियन, है ना। रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में जो है ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम पूछा गया है, एलन ऑक्टेवियन, इसलिए इसका पूरा नाम भी याद रखना होगा आपको, एलन ऑक्टेवियन, क्योंकि एक दो बार ही पूछा गया है प्रश्न, क्वेश्चन बैंक में हम इसको कहीं देखे हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। ठीक, भले ही ये कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किया। ये जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बन पाया। ये कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कभी नहीं किया, और ये जो है कांग्रेस के सचिव के पद पे बना रहा। कांग्रेस के सचिव के पद पे था, कांग्रेस के सचिव के पद पे था। ठीक, कांग्रेस के सचिव, सचिव नहीं महासचिव, वही सचिव या महासचिव, कांग्रेस के महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। और भले ही ये कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया, लेकिन इसका एक जीवनीकार था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न इसका एक ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था। आप लिखते चलिए, आपको नोट्स में जो है ये सब बातें को आप लिखते चलिए। ठीक, जीवनीकार था, ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, और ये 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, 1889 और 1910। 1889 में और 1910। तो 1889 के मुंबई अधिवेशन और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन। यहां पर हमने आपको क्या समझाया कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। भले ही कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, लेकिन ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किया। ये कांग्रेस के महासचिव के पद पे था, और भले ही ये अध्यक्षता नहीं किया, लेकिन इसका एक जीवनीकार था जिसका नाम था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया है, एक 1889 के मुंबई अधिवेशन में और एक 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ये भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ए.ओ. ह्यूम का जो जीवनीकार विलियम वेडरबर्न था, वो जो 2 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। तो 1930, 35 और 41 से 45, 1930, 31 और 1941 से लेकर के 45 तक, मतलब इस समय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। मतलब जब से कांग्रेस बना 85 से लेकर के 85, 86, 87, 88, 89 से लेकर के आज तक तो हुआ है, लेकिन 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन एक बार नहीं हुआ है, उसके बाद 1931 में नहीं हुआ है, और 41 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध के दौरान जो है कांग्रेस का अधिवेशन, कोई अधिवेशन जो है नहीं हुआ है। आइए यहां से जो है कांग्रेस की अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत करते हैं इससे आगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत के 2-3 क्लास जो है कांग्रेस के अधिवेशन से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसी अधिवेशन से कई सारे सवाल बनते हैं। ठीक, और उसके बाद जो 2-3 क्लास होगा आगे वाला अधिवेशन के बाद, उसमें जो है गरम दल, नरम दल, उदारवादी, उग्रवादी, ये सब तो पढ़ेंगे। इस तरह से जो है हमारा कांग्रेस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अधिवेशन को ही पढ़ लेते हैं। अधिवेशन को पढ़ लेंगे तो वो चीज समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों
प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। इसी दिन जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस दिन जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का पहला चुनाव लड़ने वाले भारतीय हुए। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, जब व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात हुई है तो ये भी आप याद रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति हुए, लेकिन ये चुनाव हार गए। वहीं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले अगर प्रथम व्यक्ति हुए तो वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नेरोजी, ये चुनाव जीत के गए थे। ठीक, तो ये दोनों व्यक्ति के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि पहली बार चुनाव यही लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। वहीं अगर यहां से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी, क्योंकि ये जो है चुनाव जीते थे और पहली बार जो है सदस्य बने थे। अगर ये चुनाव जीत जाते तो व्योमेश चंद्र बनर्जी उत्तर होता, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति WC बनर्जी हुए और वहीं पहली बार सदस्य बनने वाले कोई भारतीय हुए जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी कि वहां की पार्लियामेंट, वहां की संसद के सदस्य बने, तो वो दादा भाई नेरोजी थे। ठीक, तो अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें जो है सिर्फ 72 लोग इसमें उपस्थित हुए थे। कांग्रेस का अधिवेशन जो है पूना में होने वाला था, पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग एक बीमारी था। प्लेग क्या था? एक जानलेवा बीमारी होता था उस समय, और प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन पूना में न होकर के कहाँ हुआ? तो बंबई में हुआ। और बंबई में कहाँ हुआ? तो दोस्तों बंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये कॉलेजों का नाम आपको याद रखना होगा, यहां से भी प्रश्न पूछता है, संस्कृत विद्यालय। हम आपको यहां पर वही बात बताएंगे जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक, तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, इसमें 72 लोग उपस्थित थे। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया और ये जो अधिवेशन हुआ इसमें 72 लोग उपस्थित थे और ये अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण पूना में न होकर के बंबई के कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रथम अधिवेशन बता दिए, चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके दूसरे अधिवेशन के बारे में जानिए। 1886 में हुआ दूसरा अधिवेशन, कहाँ हुआ? सेकेंड अधिवेशन 1886 में हुआ और यह हुआ आपको कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों 1886 में हुआ और यह कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की। इसकी अध्यक्षता, दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? तो दादा भाई नेरोजी ने किया है। दादा भाई नेरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक, जब दादा भाई नेरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है तो दादा भाई नेरोजी 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। इसके अलावा नहीं, दादा भाई नेरोजी यही 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। ठीक, और इस अध्यक्षता में डफरिन का शासनकाल था दोस्तों। डफरिन का शासनकाल था 1884 से 88।
1884 से 1888 तक डफरिन का शासनकाल था, और 84 से 88 के बीच में ही 1885 आता है, ये पॉइंट छूट गया था। तो डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुआ था, डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और जब दूसरा अधिवेशन हो रहा था ना 1886 में, दूसरा अधिवेशन जब 1886 में हो रहा था कलकत्ता में, तो डफरिन जो है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जितने भी लोग उपस्थित हुए थे, डफरिन सबको कलकत्ता में जो है पार्टी दिया था, मतलब भोज खिलाया था। और उस पार्टी को जो है इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब गार्डन पार्टी मतलब कलकत्ता में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो डफरिन जो है उस अधिवेशन में जितने भी कांग्रेस के सदस्य उपस्थित हुए थे सबको बुलाकर के भोजन करवाया था, भोज दिया था, उसी को जो है गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1893 के लाहौर अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी हो इसकी मांग किए थे। 1893 के लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है 1893 के लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ये आवाज उठाया था। 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी आवाज उठाया कि सिविल सेवा की परीक्षा जो सिर्फ लंदन में हो रही है, लंदन के साथ साथ कहाँ होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी ने 1893 के बाद 1906 में कलकत्ता में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही 1906 में जो है कलकत्ता के अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक, स्वराज शब्द का प्रयोग। तो दादा भाई नौरोजी के संबंध में आपको यहां से 3 बातें याद रखना है। कौन कौन? सबसे पहले दूसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में जब हुआ तो डफरिन जो है सबको गार्डन पार्टी की दिया, मतलब भोज खिलाया। दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी 1893 में जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था तो उस लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने आवाज उठाया कि जो सिविल सेवा की परीक्षा ICS की परीक्षा जो लंदन में हो रही है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग किए थे, मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। यहां से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था। ठीक, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीका से जो प्रश्न बनते हैं ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तभी जो है आपसे कुछ काम बनने वाला है। आइए अब तीसरा अधिवेशन जो है थर्ड अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है थर्ड अधिवेशन 1887 में हुआ और तीसरा अधिवेशन 1887 में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, इसकी जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब जी हुए। और बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। यहां से आप क्या समझे? तो यहां से आपको यह समझ होना चाहिए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ कांग्रेस अधिवेशन में, या कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बने थे और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था। उसके बाद 1888 का अधिवेशन देखते हैं। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन। ठीक, जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ेंगे। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। ठीक, इलाहाबाद में हुआ। और उसके बाद जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। 1888 के कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो है अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, जॉर्ज यूले।
और ये जो जॉर्ज यूलेट जो था प्रथम ब्रिटिश था, प्रथम ब्रिटिश मतलब प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति जॉर्ज यूले हुआ जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया। यहाँ दोनों अधिवेशन से दो बात सामने निकल करके आया। एक, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जिसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। दूसरा बात ये, प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया वो था जॉर्ज यूले। वो था कौन? जॉर्ज यूले। ठीक, और ये इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। यहां से आपको दो बात निकल करके आई। उसके बाद 1889 के मुंबई अधिवेशन, 1889 के मुंबई अधिवेशन, 1889 के मुंबई अधिवेशन, यहां से बात ये निकल करके आती है कि इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्न के द्वारा किया गया था। विलियम वेडरवर्न कौन था? हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि विलियम वेडरवर्न ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, और ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार जो विलियम वेडरवर्न था वो दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, एक 1889 में और एक संभवतः 1910 में। हमने आपको यही बताया था, 1889 और 1910 में। ठीक, और 1889 के मुंबई अधिवेशन में विलियम वेडरवर्न ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में भी विलियम वेडरवर्न ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और विलियम वेडरवर्न ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था। ए.ओ. ह्यूम का कौन था? जीवनीकार था। ठीक, और 1889 के मुंबई अधिवेशन में पहली बार कुछ महिलाएं इसमें भाग ली थी। पहली बार जो है महिलाएं भी भाग ली। महिलाएं मतलब पहली बार अगर महिलाएं, यहां से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1889 का जो मुंबई अधिवेशन है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1889 के मुंबई अधिवेशन में ही एक तो विलियम वेडरवर्न जो ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था वो इसका अध्यक्षता किया। उसके बाद इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार जो है महिलाएं भाग ली थी किस अधिवेशन में, तो 1889 के मुंबई अधिवेशन में ही पहली बार कुछ महिलाएं जो है इस कांग्रेस की अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक, तो यहां से ये बात को आपको लिख लेना है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। ज्यादा नहीं, दो चार अधिवेशन और उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। 1890, उसके बाद 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, इसको देखिए। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा। उसके बाद 1891, 1890 के बारे में एक और बातों को जानिए कि 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा तो किया ही गया था, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें इस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली भाग ली थी। कादम्बनी गांगुली भाग ली थी और कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली ये प्रथम महिला थी। संबोधन करने वाली ये प्रथम महिला थी। मतलब 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया और इस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली एक ऐसी महिला थी जो कांग्रेस के मंच से कांग्रेस की सभा को संबोधित की और प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली हुई जो कांग्रेस की मंच से ही कांग्रेस की सभा को संबोधित की। हमने आपको इससे पहले 1889 का जो अधिवेशन था, 1889 का जो मुंबई अधिवेशन था, उसमें थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया, 1889 के मुंबई अधिवेशन जो विलियम वेडरवर्न के द्वारा किया गया, उसमें पहली बार महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाई, पहली बार महिलाओं ने उसमें हिस्सा ली, कुछ महिलाओं ने भाग लिया। और 1890 का जब कलकत्ता में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया और इस अधिवेशन में प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली हुई जिसने कांग्रेस की मंच से कांग्रेस की सभा को संबोधित की। इस वजह से जो है इस बात को ध्यान में रखना होगा। और कादम्बनी गांगुली जो थी कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली प्रथम महिला भी थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कलकत्ता विश्वविद्यालय
कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली ये प्रथम महिला हुई। प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली को याद रखना क्यों जरूरी है? इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली हुई, जो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली और उस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। और कादम्बनी गांगुली जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली प्रथम महिला थी, उसके द्वारा कादम्बनी गांगुली के द्वारा ही कांग्रेस की मंच से कांग्रेस की सभा को संबोधित किया गया। ठीक, उसके बाद 1891 का नागपुर अधिवेशन, 1891 में हुआ नागपुर में अधिवेशन। 1891 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। पी आनंद चार्लू, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो भी ठीक, नहीं रखेंगे तो भी ठीक। पी आनंद चार्लू। और वहीं 1892 में जो अधिवेशन हुआ, यह हुआ इलाहाबाद और 1892 में जो इलाहाबाद में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ, इसमें WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पुनः इसकी अध्यक्षता किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा पुनः इसकी अध्यक्षता किया गया। और ये लंदन की जगह मतलब 1892 का जो अधिवेशन होने वाला था ना दोस्तों, ये लंदन में होने वाला था। लंदन की जगह इलाहाबाद में हुआ। 1892 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो लंदन में होने वाला था, लंदन में, लेकिन किसी कारणवश लंदन में न होकर के इलाहाबाद में हुआ। लंदन में न होकर के इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में होने वाला था, जो लंदन में न होकर के कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। और कौन सा अधिवेशन था? तो 1892 का कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक, यहां तक समझ गए? ये जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, कांग्रेस का अधिवेशन थोड़ा मुश्किल है, इसमें ईस्वी भी है, जगह भी है, उस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई है। तो थोड़ा आपको ध्यान से जो है बार बार आप थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा, तब आपको जो है याद हो जाएगा। आइए इससे आगे। अब सब चैप्टर तो एकदम हलवा की तरह नहीं लगेगा, कुछ चैप्टर तीखा भी रहेगा, कुछ मीठा भी रहेगा, कुछ जो है आपको सुनकर याद हो जाएगा, कुछ को जो है जबरदस्ती भी सुनना पड़ेगा। ठीक, 1894 का मद्रास अधिवेशन 1894 में हुआ। मद्रास में कहा हुआ? मद्रास में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। और 1894 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड वेब के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। वहीं 1895 के पुणे अधिवेशन, 1895 का पुणे अधिवेशन इसकी अध्यक्षता SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता कब की? तो 1895 में की। ठीक, तो 1895 में स्टार लगा लीजिए, इसको जो है आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, SN बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तो 1895 का कांग्रेस अधिवेशन। 1895 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह हुआ था दोस्तों पुणे में हुआ था। वहीं 1896 का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1896। और ये जो है रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ और रहीमतुल्ला सयानी, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। क्यों स्टार लगा लीजिए? तो इसमें जो है वंदे मातरम गाया गया था। सर्वप्रथम जो है वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया। वहीं वंदे मातरम को जो गाने का समय है 65 सेकंड इसका समय है। इसके साथ ये भी चीज को आप याद रखिए। धन के निष्कासन का सिद्धांत नेरोजी के द्वारा दिया गया था 1866-67 के समय। यहां पर समझिए 1866-67 के समय दादा भाई नेरोजी ने 1866 में जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया।
मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत ये क्या है इसको बताते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत जब दादा भाई नेरोजी ने 1866 में दिया, मतलब ये बताया कि अंग्रेज कैसे लूट करके भारत के धन को इंग्लैंड में ले जा रहा है, भारत की आर्थिक नीति कैसे कमजोर हो गई, भारत से कैसे अंग्रेजों ने धन एकत्रित करके 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 यहां से जो है धन निष्कासित हो करके कहां जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। तो दादा भाई नेरोजी ने विस्तार पूर्वक पूरे डिटेल्स में धन निष्कासन का सिद्धांत 1866 में दिया था कि किस तरह से भारत का धन निष्कासित होकर के कहां जा रहा है, ब्रिटेन, लंदन में जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस चीज को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, धन निष्कासन के सिद्धांत को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिया गया धन निष्कासन का सिद्धांत जो 1866-67 में दिया गया था, उस सिद्धांत को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनाया, माना कि हाँ दादा भाई नेरोजी का कहना सही है कि भारत से जो है धन का निष्कासन होकर के कहां जा रहा है, लंदन जा रहा है। तो 1896 में आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए। 1895 और 96 दोनों को साथ में याद रखेंगे। 1895 में कांग्रेस का पुणे अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया, वहीं 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम को गाया गया था, और वंदे मातरम गाने का जो समय है वो 65 सेकेंड है। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नेरोजी के द्वारा गया धन निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस के द्वारा अपना लिया गया, मान लिया गया। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। भले ही आपको अधिवेशन पढ़ने का मन नहीं लगता होगा, लुसेंट में जो अधिवेशन दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़िएगा, 5-7 अधिवेशन पढ़िएगा, दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन हम आपके उस चक्कर को आसान कर देंगे, यहाँ पर दिमाग चकराने नहीं देंगे। एक बात को हम 4 बार 5 बार बोल रहे हैं, आप 4 बार 5 बार सुन रहे हैं। अगर ईमानदारी से आप 4-5 बार पढ़ लीजिएगा तो 110% आपको याद हो जाएगा। 4-5 बार हम बोल रहे हैं, 4-5 बार आप सुन रहे हैं, 4-5 बार पढ़ लीजिएगा तो याद नहीं हो जाएगा, जरूर याद हो जाएगा। हमको बहुत सारा याद है, बहुत सारा याद नहीं भी है, तो बार-बार पढ़ते पढ़ते जो है याद हो जाता है। तो ये सब बातें थी कांग्रेस की अधिवेशन। यहाँ से जो है अधिवेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे नहीं बनेगा भाई प्रश्न, वंदे मातरम कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो वंदे मातरम कलकत्ता के 1896 जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया। इस वजह से यह भी पूछ देता है कि कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन 1896 में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो उसकी अध्यक्षता जो है ये रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। तो जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है वहां से जो है डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं पर विद्यार्थी फंसता है क्योंकि अधिवेशन को कोई नहीं पढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धीरे धीरे 8-10 अधिवेशन करके 3 दिन में हम समाप्त कर देंगे। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, आप जो है तो आपसे एक बहुत हमें उम्मीद है, ये जो आपका उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल है इसको तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी जोश जुनून के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।